नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभेंद्र। नमस्कार। नमस्कार असीम। और देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं और वो विषय है सौर ऊर्जा, सौर प्रौद्योगिकी। इसमें क्या कुछ रोजगार की संभावनाएं हैं, क्या कुछ इस क्षेत्र के सामने चुनौतियां हैं। क्योंकि हम आज इस पे इसलिए भी विषय पे इससे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री भी संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल तरीके से यह सम्मेलन होगा और इसमें भविष्य में सौर ऊर्जा को लेकर किस तरह से न सिर्फ भारत बल्कि जो तमाम मुल्क हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ उनके सामने चुनौतियां हैं, क्या कुछ टेक्नोलॉजी के तौर पे वो कैसे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, निवेश इसमें क्या कुछ कितना हो सकता है, कौन कौन से निवेश के क्षेत्र हैं इसमें, इस कदर से भारत कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का सपना भी है कि भारत में 175 जो गीगावाट की जो एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसको प्रोड्यूस किया जाओ। इसलिए भी सौर ऊर्जा का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उस दिशा में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाला है। लेकिन इस विषय पे हम बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में शुभेंदु कि किस तरह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सकता है, खासकर सौर ऊर्जा। Absolutely, Asim, you're right. One sun, one world, one grid. That's the vision with which ISA, International Solar Alliance, is being led by India. The vision is of providing clean energy 24/7 to all the member countries. In this regard, an important milestone is coming up. World Solar Technology Summit is coming up next month. It showcases the next generation technology in the field of solar energy. Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating the summit. All the member nations, representatives, scientists, they'll all be coming together for this very crucial summit. It is to be noted that India, Asim, has achieved number 5th position as far as capability in renewable energy in the world is concerned. And in this edition of Atmanirbhar Bharat, we will discuss about the milestones that have been achieved and the road ahead as far as solar energy use in India is concerned. हमारे साथ बहुत ही 3 खास मेहमान भी अब से कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। हम उनको उनसे आपका हम तारुफ करवा दें। हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही लम्हों के बाद डॉक्टर अजय माथुर, जो कि महानिदेशक हैं टेरी के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे दूसरे मेहमान तीर्थंकर गोयल जी हैं, जो कि CEO हैं थिंक ग्लोबल के और TG कंसल्टिंग थिंक ग्लोबल के। और साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीण सक्सेना जुड़ेंगे, जो कि पूर्व सलाहकार हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। हम इन तीनों ही मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये सम्मेलन होने वाला है अगले महीने, उसको लेके एक पैकेज आपको दिखाते हैं। क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर एक निगाह डालते हैं इस पैकेज के जरिए। सौर ऊर्जा को दुनिया भर के देशों में बढ़ावा देने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर को किया गया है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर के 87 देशों के प्रतिभागी, नोबेल विजेता, वैज्ञानिकों, अभियंताओं और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां और भविष्य में उसके बेहतर प्रसार पर चर्चा किए जाएंगे। साथ ही दुनिया के वंचित क्षेत्रों तक ऊर्जा पहुंचाने की संभावनाओं पर भी विचार किए जाने की संभावना है। ये जो 86-87 देश है, इन सभी लोगों का एक कॉन्फ्रेंस होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कि आज क्या टेक्नोलॉजी का पोजीशन स्टेटस है और किस तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का, विशेषकर सोलर का, और क्या चैलेंजेस आगे हैं और हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दुनिया का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन सभी विषयों पर विचार करेगी। उस समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने समिट की तैयारियों के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनेक देशों के साथ बातचीत की और कहा कि सौर ऊर्जा की कीमत इतनी कम हो गई है कि हम दुनिया भर के देशों में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पहुंचा सकते हैं, जो पर्यावरण को संतुलित करने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। सौर ऊर्जा के चलन से कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में भी कमी आएगी, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में भी हमें आगे ले जाएगा। हम लोग का यह विजन है सोलर अलायंस में कि हम लोग हर एक चीज को इलेक्ट्रीफाई करें और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ग्रीन करें। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं, जहां पर कि बिजली बनाने के लिए आपको कोई चीज जलाने की जरूरत नहीं, कार्बन जलाने की जरूरत नहीं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा हम कर रहे हैं, उसी से हमारा मोबिलिटी भी हो। जो अभी हम पेट्रोल डीजल से कार चलाते हैं, उसके बदले में हम इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे, उसी से हमारा कुकिंग भी हो,
उसी से हमारा कूलिंग भी हो, उसी से हमारा सारा काम। सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहा है, जिसका अध्यक्ष भारत है जबकि उपाध्यक्ष फ्रांस है। दुनिया के जिन क्षेत्रों में ऊर्जा के मामले में समृद्धि नहीं है, वहां तक ऊर्जा उपलब्ध कराना संस्था का उद्देश्य है, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित हो सकते हैं। राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। And as we move forward, let me again introduce three eminent personalities who are joining us for this program. Atmanirbhar Bharat, we're focusing on the potential of solar energy. Dr. Ajay Mathur, Director General, TERI, is joining us. Welcome, sir. Tirthankar Goyal, CEO, TG Consulting, Think Global, is joining us. Welcome, sir, to the program. Also, Dr. Praveen Saxena, CEO, Skill Council for Green Jobs, and also former advisor, Ministry of New and Renewable Energy. A warm welcome to you, sir, for the program. Dr. Mathur, if I can begin with you. Just a few days ago, Prime Minister Narendra Modi delivered his address on Independence Day, and once again he gave reference to International Solar Alliance about one sun, one world, one grid. India has made significant progress. The vision ahead is also ambitious. How do you evaluate the progress that has been made so far, especially in the recent years, as far as solar energy is concerned? Opened tenders for its bid for the supply of round-the-clock renewable electricity and found prices that were competitive with coal-based electricity. This is electricity to be delivered 2 years from now and would obviously use solar and would use battery as a storage. The fact that we have reached this point where round-the-clock electricity from renewables is cheaper than that from coal is a huge turning point. Already, something like 10% of our electricity in this country comes from wind and solar. And now, reaching this point implies that in the future, all future growth in the electricity sector would be based on renewables and not on anything else. To me, this is a huge step forward. ठीक है सर, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण सक्सेना जी भी हैं, जो कि पूर्व सलाहकार हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। सक्सेना जी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है कि हम जब कह रहे हैं कि अगले महीने जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, सोलर टेक्नोलॉजी, उस पर एक पहला वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन होने जा रहा है, और जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत सर अभी किस स्थिति में है, और वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए पूरे वैश्विक स्तर पर भी किस तरह से विश्व आगे बढ़ रहा है, निवेश कितना हो रहा है, और भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो इसमें कितना और पोटेंशियल की जरूरत है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल को पूछने का जी। इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं एक बात पे आपका ध्यान आकर्षण करूंगा जी कि डॉक्टर माथुर ने अभी बताया कि राउंड द क्लॉक सोलर एनर्जी की बिजली बनाने की हम लोगों की संभावनाएं अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं जी। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट विषय आ रहा है हमारे सामने, वो ये है कि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, मैन्युफैक्चरिंग को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ में अभी एक बड़ी मीटिंग में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, और ये एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इशू हो जाएगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग को उतना ही बढ़ावा दें, रिसर्च को उतना ही बढ़ावा दें जितना कि हम अपने इम्प्लीमेंटेशन को दे रहे हैं। और वो सब संभव है, हम लोगों के साथ में ये सब संभव है। और अगर हमें अपनी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखनी है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को जरूर लेके आना पड़ेगा। मैं किसी समय आज स्किल डेवलपमेंट की भी बात करना चाहूंगा कि किस तरह से देश इसको देख रहा। Right. Mr. Tirthankar Goyal, if I can come to you, sir, as we begin this program,
It is also important. We understand the importance in India, but globally, what is the perception towards the idea of renewable energy? I'm asking this question because the idea of International Solar Alliance came up during the Paris Climate Summit of 2015. As we moved ahead in the years, we saw a lot of powerful countries backed off from their initial commitments. As far as conventional energy is concerned, the need to introduce renewable energy is concerned, what is the global perception as of now that you monitor? Mr. Tirthankar. First of all, from the global perspective, I would like to draw your attention to the fact that they view it is the first time, in my understanding, there is a headquarter of an international organization in India, which is based out in Gurgaon in New Delhi. So this is the symbol of the India's global and economic power. And it is being backed by the ambitious targets in India, comprehensive government policies and economics, which has placed amongst the most vibrant clean energy market in the world. As the energy transition accelerates, this decade brings new challenges and opportunity for the global renewable energy market and solar energy. There is an ambitious target as announced by the Prime Minister of 100 gigawatt by 2022, as announced in the Paris Climate Summit. Due to its favorable government policy, lot of investment in the solar sector, which is coming to India, leading to the job creation in the Indian market. Recently, the government of India announced a strong Make in India strategy, leading to the job creation and to boost the manufacturing sector in India. So due to this, there's a strong growth of 22% between 2015 to 2019 in the solar sector, and between 2019 to 2022, it is anticipated to be a 27%. So due to all these facts, there's a lot for India. In India, I have been working on some of these sectors in the solar sector, and they have participating in the India solar sector and buying the asset in India as well. So this shows this is putting India on the global perspective. I was working with one of the French group who recently acquired around 10,000 crores in India in the solar energy. So this shows India in a very different perspective. ठीक है, लेकिन जब आपने तीर्थंकर जी आपने कहा कि बहुत से जो निवेशक हैं वो निवेश करने के इच्छुक हैं और लगातार निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन माथुर जी मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तकनीक की बात करें, सौर तकनीक की बात कर रहे हैं, इसमें अभी मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स हैं इसमें ज़रूरत होती है वो हम विदेशों से आयात करते हैं। एक तो इसको लेकर चूंकि हम कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो भारत को तकनीक के लिहाज से खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पॉलिसी के लेवल पे क्या कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है सरकार को? मेरा सवाल ये आपसे होगा। दूसरी बात की जो हमारा आयात है बाकी के मुल्कों से, खासकर हम जानते हैं कि चाइना से बहुत ज़्यादा हमारा आयात होता है, उसको कैसे कम किया जाए या फिर ज़ीरो कर दिया जाए, इसको लेके क्या सोच रही है सरकार और क्या सोच रहे हैं आप लोग? भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक ये है कि नंबर 1 यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, और नंबर 2 भारत में जो इसके प्लांट्स लग रहे हैं और जो आगे लगेंगे वो इन प्लांट जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर्ड पीवी पैनल्स हैं उनको खरीदें। जी, आवश्यकता है नंबर 1 कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि जो बाहर से आयात की गई हैं उनके साथ उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो। ये तो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि इतनी क्वांटिटी में हो कि वो भारत में जो नीड है उसको मीट कर पाए। साथ ही साथ एक ये भी मुद्दा उठता है कि अगर हमें इसको सपोर्ट करना है तो इस प्रकार से सपोर्ट करना है कि वो WTO कंप्लायंट हो। एक बार पहले हम लोगों ने सपोर्ट दिया था जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स हैं उनको, उसको यूएस ने WTO में चैलेंज किया था और WTO ने हमारे अगेंस्ट जजमेंट दिया था। तो इस बारे में भी हम लोगों को ख्याल रखना। ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता। नहीं, जो नीड है सर, जो देश की जरूरत है, हम तो पहले उसे ही पूरा कर लें, फिर हम एक्सपोर्ट की सोचें। आजकल हम तो अभी खुद ही आयात कर रहे हैं सर। एक बड़ा सीधा सच्चा तरीका ये है कि आप सपोर्ट कीजिए और वो सपोर्ट जो भी चाहे हिंदुस्तान में लगाए उसको वो सपोर्ट मिलेगा जी। उस सपोर्ट के तहत
एक पार्ट ये भी है कि जो भी प्रोक्योरमेंट होगा उसका एक फ्रैक्शन ईयर मार्क्ड होगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो जिनको की सपोर्ट से इंसेंटिवाइज किया गया हो यहाँ पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अगर ये दो चीजें करें तो इससे एक तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और दूसरी ओर वो कॉम्पिटिटिव भी होगा कि उसको लोग खरीदेंगे। जिस प्रकार से ये बढ़ेगा जी। तो आगे जो बाहर से निर्यात हो जो हम आयात कर रहे हैं, चाहे वो चीन से हो चाहे किसी और देश से हो, उसकी कमी हो जाएगी क्योंकि फिर वो महंगे पड़ जाएंगे। और क्वालिटी का भी इशू होगा सर। आवश्यकता इसलिए ये है कि नंबर एक ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाए और नंबर दो इसको चलाने के लिए भारत में स्किल्ड लोगों की ट्रेनिंग करी जाए। जी। Dr. Saxena, if I can come to you, sir. Your institution looks after two very critical aspects for India's future. One is jobs, and second is green jobs. So we are also understanding that you're talking about sustainable development, and this is a point that came up right now. When we talk about the ecosystem of solar energy as a whole, there is also an important part of human resources. In what manner are we going ahead with that? We of course know about Surya Mitra initiative, wherein a dedicated skilled man force to sort of give momentum to solar power development in India has been framed. But what progress has been made, if you could bring us up to speed on that, sir? Yeah, thank you very much for bringing up this interesting point, or a very important point. In fact, I am happy that Dr. Mathur has also mentioned that skilled manpower is certainly required if we have to compete in the market. We have to produce, manufacture solar systems, solar modules, and we need skilled manpower. What we have done, I would like to inform that this Skill Council for Green Jobs was created very, very much simultaneous to COP21. Correct. In fact, it was 1st October 2015 when this was created, and COP declaration, INDC declaration of India was very much in mind of Ministry of New and Renewable Energy and Ministry of Skill Development to create this Skill Council. So we look at green business, green jobs, renewable energy and sustainable development. So renewable energy is almost 50% of our focus area, where we try to see what kind of a skilled manpower would be required, keeping in view the national goals of 100,000 megawatts or 100 gigawatts and then 175,000 megawatts. Typically, if I look at solar, what we have done, we have talked to a large number, in fact, to be more precise, 36 industries, which are covering manufacturing, which are covering deployment, which are covering EPC aspects, and identified about 20 job roles, which are critical for this industry, where manpower is required to be specifically trained. So we have now 20 job roles approved in the solar domain alone. Which Surya Mitra is one of them. Why Surya Mitra is more popular and picked up by the skilled manpower? Because that relates to rooftop solar or a small installation of solar. So once you know that, it is relatively easy to understand that. It's not very difficult, and you become acquainted with the solar technology. And another reason was that it was financially supported by Ministry of New and Renewable Energy. We have already done about 85,000 trainings in the solar domain alone on various aspects. Of course, Surya Mitra comes to something around 55,000 out of this, and others are engineers, site surveyors, helpers, ground mount helpers. So the entire spectrum is covered, and we have 330 training centers. Small and big, private sector or government sector, where these trainings are imparted. So the country is completely, and also if I look at the number, we have 1,000 plus, in fact 1,800 certified trainers in the solar domain alone. So they can impart training on various aspects as per industry requirement.
So huge preparation has been done. We have touched about 85,000, and we are planning that in next 2 years or so we will be training about 2 lakh people. We have a direct linkage with industry, so they are trained, they are skilled, and they are placed with industry. Sometimes we do face challenge in this, because industry sometimes do not find them as good as they would like to. So we have another program I would like to describe, if the time is there, that we call international experts and retrain our certified candidates. Surya Mitras, for example, about 3,500 Surya Mitras were retrained under a GIZ program and an Australian program and a UK program by their experts. And so do you see the youth should be taking up these opportunities as far as training opportunities in solar sector is concerned, job opportunities in solar sector are concerned? What would you like to say to young people watching this program who are perhaps thinking about making a career, getting trained in the area? The scope, the language that they use, what is the scope, what is the future? Is this the future, you would say? If I look at theoretically, I am expecting a 10-fold increase. Currently, renewable energy sector and solar very heavily is employing about 22 lakh people across the country, small, big, in all the jobs. And we are expecting, as per our studies, that this would increase by 2-fold by 2030. So we are expecting a 10-fold increase in the jobs in this sector by 2030, keeping in view the targets of the government. And the solar is one sector. Actually, I keep on getting a SMS or WhatsApp messages on my mobile, training and industry asking for trained manpower. This is probably... That's a very encouraging figure. In fact, I've seen many economy sectors are contracting and their job losses reported. इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है. But this is not happening in solar. बिल्कुल. This is not happening in solar. नहीं, उसमें भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा कि हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स को लगातार उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जा रहा है. सूर्य मित्र हैं, इनके जरिए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में और भी आगे संभावनाएं रोजगार की भी बढ़ती जा रही है. लेकिन तीर्थंकर जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी भी जो गांव के जो लोग हैं और जो चाहते हैं कि वो अपने घर के छत के ऊपर वो लगाएं, सोलर पैनल्स लगाएं, क्या उन्हें बैंक की तरफ से उन्हें उतनी सुविधा मिल पाती है, वो उतने पैसे ले पाते हैं कि वो पैनल्स लगा पाएं? क्योंकि अभी भी बहुत पैसा खर्च होता है एक पैनल लगाने में. दूसरी बात कि जो राज्य सरकार है वो किस तरह से, अगर जो लोग इच्छुक हैं इस तरह के पैनल्स लगाने के लिए अपने घरों में छत के ऊपर, राज्य सरकारों का सहयोग किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी कवायद में? पहली बात तो जो भारत सरकार है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जुलाई 2019 में उन्होंने पर्टिकुलरली फार्मर्स के लिए कुसुम योजना का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, जिसके लिए 20 लाख फार्मर्स को स्टैंड अलोन सोलर पाम्स के लिए उन्होंने फाइनेंशियल एड देने की घोषणा करी थी, और जिसके तहत 15 लाख फार्मर्स को अपने जो ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको लगाने के लिए कहा गया था. तो ये एक योजना थी जिसके तहत जो हमारे रूरल एरिया है, जहां जिनके पास एक बंजर जमीन पड़ी है, वो वहां पर ये सोलर अपने पंप लगा सकें और उससे ग्रिड को कनेक्ट कर सकें, ताकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो और वो अपने लैंड को यूज कर पाए. तो ये स्कीम जो है, जिसको पीएम कुसुम योजना बोलते हैं, ये एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है और जो चल भी रहा है. एंड इसमें लेकिन तीर्थंकर जी, इसमें भी जो आप बता रहे हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी उस ऊर्जा को पावर ग्रिड तक पहुंचाने के लिए जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होनी चाहिए, उसकी भी देश में बहुत कमी है. हाँ, ये एक थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज है कि ये जो ग्रिड कनेक्टिविटी है वो अभी थोड़ी सी पुअर है. इसकी वजह से सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं हो पा रही है, और जो एंड यूजर है उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं. इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने का घोषणा करी थी 2017 में, कि भाई जिससे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया जा सके, ग्रिड की प्लानिंग करी जा सके, जो अक्रॉस दी 8 सेक्टर्स हैं, 8 सेक्टर्स में हो रहे हैं. और इसके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट ने करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस की घोषणा करी थी फाइनेंशियल एड के लिए. तो ये एक छोटा सा एक चैलेंज है, क्योंकि जब तक
आने वाले समय में ये दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात, जो टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, उससे हम ये कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आ पा रहे हैं जिससे एनर्जी को हम स्टोर कर सकें। अभी इस तरह की जो R&D हो रही है विदेशों में और विदेशी कंपनियों में, जो बहुत ज्यादा एक फोकस कर रही है कि टेक्नोलॉजी को एनर्जी, पर्टिकुलरली एनर्जी स्टोरेज के लिए, और जब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आएंगी तो इस समस्या का भी काफी हद तक एक समाधान हो पाएगा। अभी मैं इसी के तहत एनर्जी स्टोरेज के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है उन्होंने इस तरह की बैटरीज को काफी एडवांस स्टेज तक डेवलप कर लिया है, जिससे जो दूर दराज, जो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है, तो जहां पर ये वो एनर्जी को वो ग्रिड से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो एनर्जी को काफी हद तक स्टोर कर पा रहे हैं। तीर्थंकर जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में एक खास वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। करके दिखाइए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की थोड़ा उस स्कीम की फायदा लीजिए, PSU थोड़ा अपना जिम्मेवारी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उद्योग जगत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर शहरों में गरीब लोग जाएंगे कहां? उनको भी सम्मान की जिंदगी, एक कल्याणकारी राज्य में, कल्याणकारी सरकार में, ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारी सरकार उसके लिए संवेदनशील है। क्या स्टील इंडस्ट्री और हाउसिंग मिनिस्ट्री, ये दोनों मिनिस्ट्री मिलके इसकी एक लो कॉस्ट हाउसिंग माइग्रेंट लेबर के लिए, जिसमें पार्टनरशिप इंडस्ट्री बने, राज्य सरकार के अधिकारी है, क्या भुवनेश्वर में स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा लैंड नहीं दे सकता है? वहां की छोटे मोटे जो उद्योग है सबको मिला के कॉन्फेडरेशन CII बना के उसमें घर बनाने की प्लान करे, अर्बन मिनिस्ट्री की थोड़ा फायदा ले। आफ्टर ऑल, अगर समाज के निचले तबके की हमें चिंता करनी है तो दीज आर द मॉडल, सरकार ने उसके बारे में सोचा है। 100 एयरपोर्ट तो बन ही रहा है। अभी इस बार ये 20 लाख करोड़ पैकेज में, आत्मनिर्भर पैकेज में, वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा किया है, शायद पुरी जी की प्रस्ताव ही होगा, कि जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शॉप, उसकी भी कल्पना की गई है। आज हमारी देश की स्टील उद्योग, मैंने मानता हूं दुनिया की कोई क्वालिटी स्टील बनाने में पीछे है। बड़े बड़े कंपनियों की थोड़ा अपने देश की उत्पादन को खपत कराने के लिए प्रायोरिटी रहती है, लेकिन अगर एविएशन मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री दोनों मिलकर काम करें, ये जो मेंटेनेंस शॉप आपकी कल्पना है बनाने के लिए देश में कई जगह पे, उसमें इंडियन मेड स्टील, इसकी भी एक प्रायोरिटी हम दें। शायद 1-2 मिलियन की स्टील खपत हो सही, लेकिन ये एक बड़ा स्टेटमेंट होगा, ये एक आत्मनिर्भरता की बड़ी बात होगी। और मैं मानता हूं भारत में जो चीज बनेगा, PM ने तो ये बात भी अभी इस बार कहा कि आत्मनिर्भरता अर्थ, हमने PP किट बनाया, दुनिया की अंदर हमने 25 लाख PP किट भेज दिया। मेरे को मालूम है 3-4 महीना पहले देश में एक शंका बनी थी कि शायद PP किट के कारण हमारी बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। आज तो हम प्रतिदिन 25-30 लाख बनाने की स्थिति में आने वाले हैं। मास्क, किट, वेंटिलेटर, जैसे हम आत्मनिर्भर हुए हैं। मेडिसिन में हमने 150 देशों में मेडिसिन पहुंचाया, और अभी जो वायरस आने वाला है, ये जो वैक्सीन आने वाला है, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनने वाला है। वैसे ही स्टील की दुनिया के गरीब देशों के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, हमारी जो भारत की मॉडल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की, लो कॉस्ट हाउसिंग की, लो कॉस्ट एयरपोर्ट की, टाइम बाउंड एयरपोर्ट की, ये जो कैपेसिटी हम लोग बनाएंगे आने वाले 2-4 साल में एक मिशन मोड पे, इसकी फायदा विश्व को भी मिले, उसकी नेट फायदा भारत को एक होगा। उसमें CII सबको जोड़ के थोड़ा एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म, बड़ा एक रिपोर्ट बनवाए कि देश की रोजगार बढ़ानी है। आत्मनिर्भर बनाने की पहला शर्त है देश की लोगों को एक सम्मान की जिंदगी उपलब्ध कराना है। 15-20 हजार रुपया गुजारा नहीं होती है, उसको 30-40 हजार तक पहुंचाना पड़ेगा। सर्वनिम्न सामान्य मजदूरी 30-40 हजार तक जाए, उसकी अर्थ हमको उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ानी, उसकी जिंदगी को ठीक रखना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी।
कम समय में ज्यादा आउटपुट लाने के लिए हमारी श्रमिक शक्तियों को बड़ा मेहनत से केयर करना पड़ेगा। मैं मानता हूं ये जो स्टील इंटेंसिटी की सबसे बड़ा फायदा, गरीब को ज्यादा काम मिलेगा, कामकाजी लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, उनको ढंग का जिंदगी मिलेगा, उनकी घर में सहूलियत होगी, तब समाज में जब ग्रोथ बड़ा होगा, परचेजिंग कैपेसिटी बड़ा होगा, हम यहां बैठे हुए सभी लोगों की फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर को हाउसिंग मिनिस्ट्री ने बड़ा टाई अप करके रीफाइनेंसिंग का झाड़ लगा चुकी है। Minister Petroleum Minister Dharmendra Pradhan talking about the ways to achieve the vision of Atmanirbhar Bharat. There's been a lot of focus on Prime Minister's address, and over the years in this time of pandemic, the focus has been on making different initiatives to make Atmanirbhar Bharat a reality. Three eminent guests continue to stay with us while we discuss the potential of solar energy. Dr. Ajay Mathur, Director General TERI, Tirthankar Goel, CEO TG Consulting Think Global, and Dr. Praveen Saxena, CEO Scale Council for Green Jobs. We'll take our discussion forward, but before that, an important development that we're expecting in the coming month. International Solar Alliance will showcase state-of-the-art next generation technologies at the first World Solar Technology Summit. This is going to be next month. Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating this summit. Who's who in the world of solar power, solar technology will be present for this summit, and the way forward, the next gen technology will also be the focus area. Take a look at this special audiovisual. The International Solar Alliance will hold the World Solar Technology Summit for the first time on September 8th. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the summit through video conferencing. Participants from 87 countries, Nobel laureates, scientists, engineers, and companies working in the field of energy will attend the virtual summit. The summit is aimed at promoting solar energy in countries across the world. Speaking at the curtain raiser of the first World Solar Technology Summit, Union Power and New and Renewable Energy Minister R.K. Singh said, solar is the future and technology would drive the cost of solar down. ये जो 86-87 देश है, इन सभी लोगों का एक कॉन्फ्रेंस होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कि आज क्या टेक्नोलॉजी का पोजीशन स्टेटस है और किस तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का, विशेषकर सोलर का, और क्या चैलेंजेस आगे हैं और हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दुनिया का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इन सभी विषयों पर विचार करेगी। उस समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। Delivering the keynote address at the curtain raiser, Union Power Minister and President ISA Assembly R.K. Singh said, the summit will help serve the objective and drive the necessary growth of solar energy around the world through innovations. He said the use of solar power will also reduce the need of coal and petroleum products. हम लोग का यह विजन है सोलर अलायंस में कि हम लोग हर एक चीज को इलेक्ट्रीफाई करें और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ग्रीन करें। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं, जहां पर कि बिजली बनाने के लिए आपको कोई चीज जलाने की जरूरत नहीं, कार्बन जलाने की जरूरत नहीं, ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं। और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा हम कर रहे हैं, उसी से हमारा मोबिलिटी भी हो। जो अभी हम पेट्रोल डीजल से कार चलाते हैं, उसके बदले में हम इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे, उसी से हमारा कुकिंग भी हो, उसी से हमारा कूलिंग भी हो, उसी से हमारा सारा काम। The Solar Technology Summit is being organized by International Solar Alliance, headed by India. The ISA, an action-oriented organization, aims at lowering the cost of technology and finance and thereby facilitate deployment of over 1,000 gigawatt of solar energy and mobilize more than $1,000 billion into solar power by 2030 in member countries. Till date, ISA has aggregated a pipeline of solar projects worth $5.5 billion and is working to facilitate financing of solar projects in member countries. Rajesh Raj's report, DD India, New Delhi. और देखिए लगातार ये बातें की जा रही है शुभेंदु की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से एक तो जो कार्बन को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं,
उसमें कमी आएगी और हम एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ देश का जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है जो मेरे हाथों में भी है, शुभेंदु की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए जो रोजगार है खासकर इस फील्ड में, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में, वो लाखों की संख्या में बढ़ने वाला है। भारत भी उसका बेनिफिशियरी होगा क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोग इस फील्ड में लगातार Absolutely, yes. Even the positive signs are already visible. One of the main concerns with solar energy was also how it is an expensive technology, affordability factor. But in Rajasthan, we see the report that has come that the rupee per unit, 2.44 rupees per unit is the cost of production. हालांकि इसको भी कम करने की जरूरत है। Absolutely, but it is still more affordable than coal as far as. हाँ, हमारे साथ लगातार 3 मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अजय माथुर, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, और सर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से अभी भी जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उद्यमी काम कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, खासकर जो स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें अभी भी बैंकों की तरफ से, मेरा आपसे सवाल ये होगा, बैंकिंग की तरफ से उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, उतने पैसे, उतनी सहूलियत, उतनी एक नहीं मिल पाती है लिक्विडिटी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसी कोई योजना या सरकार की तरफ से कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए? क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर में लेंडिंग तो चले बैंक करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो छोटे और मध्यम स्तर के जो परियोजनाएं हैं उसमें भी बैंक अपना इंटरेस्ट ले, पैसा वहां लगाए, लोग वहां पे आए, कैसे इसको? If I can add to that, sir, there's also in talk of ISA working towards a global dedicated financial institution for solar energy. सोलर बैंक की भी बात की जा रही है सर। देखिए, सभी जगह जो दिक्कत आती है वो आती है कि जब बैंक को आपके और मेरे पास, इंडिविजुअल्स के पास पहुंचना पड़ता है, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफी लगता है, खासतौर से शुरू में। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, हम लोगों ने कार्स में देखा, कार्स के लिए या स्कूटर के लिए आपको सब जगह फाइनेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनियों के थ्रू मिलता है। तो बैंक कंपनी को लोन देती है, कंपनी आपको और मुझको देती है। ये प्रतिक्रिया अभी सोलर में शुरू नहीं हुई है। आवश्यक यह है कि सरकार को इसके लिए रिस्क गारंटी स्कीम बनानी पड़ेगी, जिससे कि ये कंपनियां आपको और मुझे सोलर लगाने के लिए लोन दें। यह हुई पहली बात हमारी और आपकी। दूसरा आता है कि छोटे साइज के जो उद्यम है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, इनके लिए आवश्यक यह है कि जो इसको बंडल करे। प्रॉब्लम यह होती है कि अगर आपको एक ही कंपनी पे लगाना है और कम लगाना है तो इसके दाम बढ़ते हैं, लेकिन यदि ये फायदेमंद है तो पूरे क्लस्टर के लिए फायदेमंद है। एसएमईज क्लस्टर में ही होते हैं। तो अब हमें आवश्यकता ऐसी कंपनीज की है जो कि इसको पूरे क्लस्टर में प्रोवाइड करें। भारत में हमने एक कंपनी बनाई है, सरकारी कंपनी है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL। तो तीर्थंकर जी ने पहले कुसुम स्कीम के बारे में बताया था। तो ESL क्या कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ एक उसने प्रोग्राम लॉन्च किया है कि गांव में जगह जगह पर वो सोलर पैनल लगाएगा और वो लोगों को देगा। तो यानी कि एक तरह से इंटरमीडियरी बन गया। शुरू में पैसा उसका है, जमीन प्राइवेट लोगों की है और बिजली ग्रिड को दी जा रही है। तो जो आपने पहले सवाल पूछा था कि ये लोगों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, उसके लिए हमें इस प्रकार के इंटरमीडियरी चाहिए है। यह है दूसरी। तीसरी है बड़े क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनके लिए क्या किया जाए। इसके लिए अब हम लोगों को ये आवश्यक है कि जो बड़े बैंक्स हैं वो इसके लिए लोन्स देना शुरू करें। ये नहीं है कि नहीं देते हैं, लेकिन डर होता है सर एनपीए ना हो जाए। कुछ कंपनियां हैं, मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक फुल्ली जो डेडिकेटेड कंपनी है रिन्यूएबल्स के लिए सरकारी क्षेत्र में इरेडा है, प्राइवेट क्षेत्र में टाटा क्लीन टेक कैपिटल है। इसके अलावा हमें तीसरी कंपनी नहीं दिखती। आवश्यक यह है कि इन कंपनियों को जो चलाने के लिए धन चाहिए, जो इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको अवेलेबल किया जाए। इसके लिए बॉन्ड उठाने के लिए जो सरकार को हेल्प देनी है, उसके वो आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से आपके और हमारे कंज्यूमर लेवल पे, एसएमई लेवल पे और लार्ज इंडस्ट्री लेवल पे, तीनों पे हम लोगों को ऐसी पॉलिसीज की आवश्यकता है जिससे इसका एकदम से स्केल अप और एक्सीलरेशन हो जाए। ठीक, राइट। डॉक्टर प्रवीण सक्सेना,
So from your experience, if you can tell us about what kind of resistance is offered by fossil fuel corporations or some nations against renewable energy. Now, renewable energy, solar energy is closely associated with climate change commitment. There are powerful countries that say climate change is not even real, and they stay and move forward with fossil fuel, conventional fuel, coal, petroleum. In such a scenario, how challenging does it become to push for renewable energy, push for solar energy? If you can give us a picture of what kind of tussle goes on as we speak. Although, if I may just add, a lot of countries whose economy depends on fossil fuel, say in the Arabian Peninsula, they're also modifying their economy, they're diversifying further. But as we speak, what kind of tussle exists between the old world and the future of renewable energy? In fact, you have really put your hand on a very important issue. And this was, Dr. Mathur would agree with me that this was, when we started our career, this was one of the major problem that all oil companies, everybody felt that this is completely a future. It is a toy. In fact, renewable energy was, or solar energy was always considered as a small toy. Okay, yes. The children are playing with it, let them play, it doesn't matter. Mm-hmm. But there was a lot of resistance, but we have seen a time in our career when all oil companies were promoting, or rather entering into solar. They were able to capture that market as well, and they had money also to do that. That was the scenario. There are a number of countries, but in my opinion, from last 5-7 years, सबकी आपकी आवाज़ हम तक उतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रही। हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन डॉक्टर माथुर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि भारत सरकार की ये भी एक परियोजना है कि योजना है स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी में भी इस बात को एक बहुत ही फोकस में रखा गया है कि वो सिटी होंगे स्मार्ट, जिसमें कि एनर्जी के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होंगे और इससे जो बिल्कुल जो वेस्ट है वो कुछ नहीं निकलेगा। इस दिशा में भी जो सरकारें हैं, खासकर राज्य सरकारें, उनको किस तरह की पॉलिसीज अख्तियार करनी चाहिए ताकि स्मार्ट सिटी की दिशा में भारत जो है वो आगे बढ़ सके? एक पहली चीज है कि जो भी स्मार्ट सिटी की रिक्वायरमेंट हो, उसमें जो बिजली की आवश्यकता है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से ही रिप्लेस किया जाना चाहिए जी। ये पहली आवश्यकता है। देखिए, हम लोगों ने ये देखा है कि जहां भी सोलर की ग्रोथ हुई है, और प्रवीण जी ने अभी बात करी थी, ग्रोथ तब हुई जब डिमांड का क्रिएशन हुआ। सोलर सिटी, जो स्मार्ट सिटीज हैं, वो सोलर के डिमांड क्रिएशन में एक अहम भूमिका प्ले करते हैं। कैसे? देखिए, हम लोगों ने देखा जब ये आपने सबसे पहले SIZ जो ये स्पेशल इंपोर्ट जोन्स बनाए थे, SEZs, उनमें जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि ये सोलर हो और एनर्जी एफिशिएंट। इसी प्रकार से, और दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। इसी प्रकार से आज की तारीख में जो स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी को एक अहम भूमिका मिलनी चाहिए और उनको स्पेसिफाई करना चाहिए। कई सारी स्टेट्स को ये दिक्कत होती है कि लेकिन ये तो महंगा होगा, पर अब ये स्थिति बदल गई है जी। जो बिजली हमें सोलर से मिल रही है बैटरी के साथ, वो कोयले की बिजली से सस्ती है। इससे उन शहरों का फायदा होएगा, जो वहां लोग रहते हैं उनका फायदा होएगा, और साथ में पोल्यूशन भी कम होएगा। तो अगर हम इसको पूरे एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखें, ये स्पेसिफाई करने से स्टेट्स को जो फायदा होगा, हमने ये देखा जिन स्टेट्स ने ये करा, बहुत सारे लोग वहां रहने आ गए। जैसे ही स्टेट्स ने कहा, MNRE की बहुत एक अहम स्कीम थी ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर, सोलर पैसिव बिल्डिंग्स के ऊपर, जब उन्होंने वो चलाई तो एकदम से देखा कि लोग आके उसमें रहने लगे, क्योंकि लोग प्रिफर करते हैं कि वो ऐसी जगह में रहें जहां पर की लिविंग क्वालिटी अच्छी है। सोलर और लिविंग क्वालिटी के बीच की जो दूरी है वो 0 है जी।
हमें इसको साथ लाके और इसकी डिमांड ग्रो करने अब आवश्यक है। और इसमें जैसे आपने कहा स्टेट्स की भूमिका अब अहम है। Right. Dr. Saxena, we'd like to connect with you again. You were making a very important point about the two worlds, the tussle between conventional fossil fuel lobby and renewable energy. If you could complete that point, sir, that you were making earlier. We got disconnected. Am I audible now? It's fine now, sir. It's better now. Yeah, fine. Thank you so much. What I was saying that there was a point, एक time था जब काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का रेजिस्टेंस था, कहीं देशों में नहीं, विद इन कंट्री ऑल्सो देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर में ही इस बात पे डिस्कशन काफी हुआ करता था कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी कभी इसको आ पाएगी, और ज्यादातर लोगों का मत यही होता था कि नहीं ये नहीं आ पाएगी। पर अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, इंटरनेशनली भी डिफरेंट है और नेशनली भी डिफरेंट है। कुछ देशों को आप छोड़ सकते हैं जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल 100% उस पे है, पर सबको मालूम है कि फ्यूचर अब रिन्यूएबल एनर्जी का ही है, सोलर है। सारा यूरोप अब डीकमीशन होके रिन्यूएबल एनर्जी पे आ रहा है। न्यूक्लियर पावर इज बीइंग डीकमीशन्ड, हाइड्रो इज बीइंग नाउ प्रोसेस्ड। आपके पास ऐसे देश हैं जिनकी 35-40% रूफ्स जो हैं वो सोलर से अब कवर्ड हैं। तो मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस अब काफी हद तक कम हो गया है। जैसे जैसे इकोनॉमिक वायबिलिटी आती जाएगी ये रेजिस्टेंस और कम होता जाएगा, और अब सिचुएशन एक्चुअली ऐसी आ गई है कि सोलर सिस्टम्स अब ऐसे तैयार हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप अपने नॉर्मल प्लग में जाके उसका आउटपुट लगा दें और आपकी सारी जितनी भी वो सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है सारी उसका इस्तेमाल हो। डॉक्टर माथुर की ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना शुरू किया, वो है सोलर रिक्वायरमेंट डिमांड एग्रीगेशन का। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह जाके दे हैव ए ऑनलाइन पोर्टल जिसपे वो घरों से रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं, ठीक कि किनको सोलर की जरूरत है। अगर आप चाहें उनसे थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास समय की कमी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लगातार हम इस पर चर्चा भी करते रहे, लेकिन चूंकि हमारे पास समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट्स हम सबसे लेना चाहेंगे। तीर्थंकर जी, आपको आना चाहेंगे। और सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हमने ये इन सारी चीज़ों की बात कर ली, तकनीक की बात कर ली, एनवायरनमेंट की बात कर ली, लेकिन जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं जिनसे वो बनते हैं, उनके जो अवशिष्ट हैं, जो गार्बेज हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें निकलती हैं ख़राब होने के बाद, उसको भी प्रोसेस करके किस तरह से उसका निस्तारण किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें ये है कि आने वाले 10 साल में 2030 तक ये 2 लाख टन और 2050 तक लगभग 18 लाख टन तक बढ़ने का अनुमान है। इसको कैसे एडजस्ट किया जाए? ये आपने बिल्कुल सही बात की, बट उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको और भी आपको कहना चाहूँगा, और ये मेरा फाइनल कमेंट भी होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ फ्रांस के साथ में, वहाँ साथ तो वहाँ पे जो जितने भी अराउंड द वर्ल्ड जो कंपनियां हैं, चाहे फॉरेन यूटिलिटी हैं, वेंचर कैपिटल फंड है, फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले आई थिंक 2 साल में सोलर टोटल एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी में 70 से 80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये जो है बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए, जिस भारत की स्ट्रेंथ है। और इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोल पाया था, वो भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। जैसे भारत सरकार लोअर किया है, ISTS वेवर किया है, कैपिटल सब्सिडी है, इससे इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट काफी कम हुई है, और वो जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अभी ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, और जो इसी के साथ जो जॉब क्रिएशन में 4 गुना का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो सारे जो चीजें हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हमको ये टैप करना चाहिए कि जो ये बाहर से जो फंडिंग आ रही है, वो कैसे जो एक MSME लेवल तक पहुंच पाए। अभी तक क्या हो रहा है कि जो बाहर से एक कंपनी है, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि वो 10,000 करोड़ का किसी फ्रेंच ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया, तो एक मेजर कॉर्पोरेट है, क्योंकि उसके रिलेशनशिप है, वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया और उसने एसेट की फॉर्म में, उसका इक्विटी की फॉर्म में उसको ले लिया। लेकिन ये वाली जो फंडिंग है, मैं आपके माध्यम से भी भारत सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि ये जो फंडिंग है वो एक निचले
ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है और जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट है कि सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है, जो निवेश हैं वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं शुभेंदु कि जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का जो सपना है वो भी पूरा होने की दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। कैसे इसको और भी एड्रेस किया जाए उसको लेकर अगला जो and so many engaging aspects to it. We wish we could continue the conversation, but thank you very much, Dr. Ajay Mathur, Tirthankar Goyal, Dr. Praveen Saxena, for giving us your time, joining us and sharing those thoughts about the future of solar energy in the country. Thanks very much. बिल्कुल। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।